Hello everyone, this is the sixth video in history series class 9th ICSE. But before starting this video, एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है ICSE के थ्रू जो कि 9th क्लास पर एप्लीकेबल नहीं है, जो करंट 10th क्लास है उस पर एप्लीकेबल है। बट ये इसलिए आपको बताया जा रहा है क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपके ऊपर भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो जाए। तो क्या वो नोटिस है? नोटिस ये है कि अब जो आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं जो कि नॉर्मली मार्च में होते थे, वो मार्च में नहीं होंगे, बल्कि वो 2 बार में होंगे, 2 पार्ट्स में होंगे। इसी वजह से उसका नाम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 रख दिया गया है। तो सेमेस्टर 1 के जो एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम्स, वो नवंबर में होंगे, MCQ बेस्ड होंगे, ऑनलाइन होंगे और इसमें लगभग आपका हाफ सिलेबस आएगा। इसी तरीके से सेमेस्टर 2 के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो मार्च या अप्रैल में रखे जाएंगे। ये थ्योरी बेस्ड होंगे, ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। ये आने वाली टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा और ये भी बचा हुआ बाकी 50% सिलेबस पर होगा। तो करंट ईयर पे ये एप्लीकेबल है, हो सकता है आने वाले टाइम पर ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के वीडियो। हिस्ट्री का जो ये वीडियो है वो चैप्टर 6 एजेस ऑफ गुप्ता से रिलेटेड करता है। तो एजेस ऑफ गुप्ता देखिए बहुत बड़ी और बहुत लगभग 200 साल तक ये चलने वाला एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर, जो कि स्टार्ट हुआ था 3rd सेंचुरी CE से 543 CE तक। ये चीज़ में हम आपको पहले भी बताया है कि देखिए ये जो जगह है BC बिफोर क्राइस्ट कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर क्राइस्ट का जन्म हुआ है, और ये एनो डोमिनी कहलाती है, यानी क्राइस्ट के बाद का टाइम। आज की डेट की अगर आप बात करें तो ये 2021 AD चल रही है, ठीक है। तो BC को BCE भी कहा जाता है, यानी बिफोर कॉमन एरा, और AD को CE भी कहा जाता है, यानी कॉमन एरा। तो जो गुप्ता पीरियड है वो लगभग 3rd CE से लगभग यहाँ तक 300 CE से करीब से 500 CE के बीच का रहा होगा, ये माना जाता है। बहुत सारी डिटेल्स के थ्रू ये बात हमें पता चली है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई गुप्ता एम्पायर और मौर्यन एम्पायर में से पहले कौन आया था। तो पहले मौर्यन एम्पायर आया था। मौर्यन एम्पायर इस पीरियड में था, क्राइस्ट से पहले, और गुप्ता एम्पायर क्राइस्ट के बाद आया था, ठीक है। तो ये वो टाइम था। सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जो ये गुप्ता पीरियड चला था वो लगभग इन सालों के बीच में चला था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारा एरिया को कवर कर रखा था। इसी को गोल्डन एज या फिर क्लासिकल एज ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फाउंड करा गया था श्री गुप्ता द्वारा। उसके बाद इनके बेटे और उनके बेटे, ऐसे करके ये सब चीज़ें चलती रहीं। जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं गुप्ता एम्पायर को लेके वो चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त, ये हैं। तो हमें कहाँ से पता चलता है गुप्ता एम्पायर के बारे में? पहला हमें पता चलता है अकाउंट ऑफ फाइन। फाइन एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे जो इंडिया आए थे, काफ़ी टाइम तक इंडिया में रहे भी थे। तो इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं। जो बातें लिखी हैं उसमें उन्होंने ये बताया कि मगध एक बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस और वेल्दी जगह थी। पाटलिपुत्र एक फ्लोरिशिंग सिटी थी। यहाँ के लोग बहुत वेल्दी थे और एक साधारण जीवन जीते थे। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म सारे रिलीजन यहाँ पर थे। कॉइन्स, स्क्रिप्चर्स और पेंटिंग्स में हिंदू गॉड्स या फिर गॉडेजेस के फोटोज़ थे। पीनल कोड यानी कि पनिशमेंट जो था माइल्ड था, बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट नहीं था। ये सब हमें फ़ाइन के अकाउंट से पता चलता है। इसके अलावा ये पिलर है एक इलाहाबाद पिलर। इलाहाबाद पिलर देखिए, और इलाहाबाद पिलर पे ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इन्हें इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। तो इलाहाबाद पिलर पे क्या क्या लिखा हुआ है? इलाहाबाद पिलर पे लिखा हुआ है, उससे हमें पता चलता है कि गुप्ता एज काफ़ी क्लासिकल एज थी। संस्कृत में लिखी गई हैं, और ये संस्कृत जो ये लिखा गया है इलाहाबाद पिलर पे, ये पोएट थे एक, जो कि उस वक्त में, जैसे कि कोई सा भी अगर किंग होता था तो उसके कोई ना कोई सहायक उसको एडवाइस देने वाले रहे होंगे, तो वो मिनिस्टर्स कहलाते हैं। उनमें से एक मिनिस्टर थे जो कि पोएट भी थे, हरिसेना, उनके द्वारा लिखा गया है। ये इंस्क्रिप्शन पैनेजेरिक यानी कि पब्लिक के लिए डिस्प्ले पे लगाए गए थे।
जिसमें तारीफ़ें लिखी थी समुद्रगुप्ता की, उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट्स की, किस तरीके से उन्होंने साउथ में जाके अपना एम्पायर फैलाया। इसके अलावा गुप्ता एम्पायर के नेबर्स कैसे थे, क्या सोर्सेस थे, वहाँ का जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप यानी कि गुप्ता एम्पायर उसके आसपास के राज्य कौन कौन से थे, वहाँ पर कौन राज करता था, इसके बारे में दिया गया है। आगे चलते हैं तो हमें रेन ऑफ गुप्ता एम्पायर यानी कि गुप्ता साम्राज्य किस तरीके से स्थापित हुआ था, इसके बारे में पता चलता है। जितने भी हमारे पास डिटेल्स हैं उससे हमें ये पता चला कि श्री गुप्ता द्वारा ये एम्पायर स्टार्ट करी गई थी। उसके बाद उनके बेटे घटोत्कच के पास गई थी एम्पायर। बट ये जो जानकारी है ऑब्स्क्योर है, यानी कि इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है। तो हिस्टोरियंस द्वारा माना गया है कि जो बेसिकली गुप्ता एम्पायर था वो चंद्रगुप्त द्वारा स्टार्ट करा गया था। तो चंद्रगुप्त कौन थे, श्रीगुप्ता कौन थे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट किंग्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। नाम यहाँ पर और भी हैं पर उनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं है। जिनका है रोल वो आपको अभी पता चल जाएगा। तो पहले श्रीगुप्ता जिन्होंने डायनेस्टी स्टार्ट करी थी, इस टाइम में करी थी, इन्होंने महाराजा टाइटल यूज़ करा था। घटोत्कच इनके बेटे थे, इन्होंने भी महाराजा टाइटल यूज़ करा था। चंद्रगुप्त वन घटोत्कच के बेटे थे, इनका राज्य इस समय से इस समय तक चला और इन्होंने गुप्ता एम्पायर स्टार्ट करी थी। इन्होंने टाइटल यूज़ करा था महाराजा अधिराज यानी किंग्स ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा। जो इन्होंने अपनी एम्पायर थी वो एक्सटेंड करी थी मैट्रिमोनियल अलाइंस के थ्रू, यानी कि शादी के थ्रू, शादी करने के थ्रू अपनी अलाइंस जो थी बढ़ाई थी, एम्पायर बढ़ाया था। किससे इन्होंने शादी करी थी? लिच्छावी की प्रिंसेस थी कुमार देवी, उससे इन्होंने शादी कर ली थी। समुद्रगुप्त बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये। समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त का वक्त जो था जहाँ पर इन्होंने राज्य करा, जो वक्त था वो इस वक्त से इस वक्त था। वीसी स्मिथ एक हिस्टोरियन है जिन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया से कंपेयर करा है। यानी कि नेपोलियन कौन थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि जो 18वीं शताब्दी के आखिरी में और 1900 शताब्दी में फ्रेंच रेवोल्यूशन रहा था, उसमें इनका बहुत ज़्यादा नेपोलियन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। इसी वजह से नेपोलियन को जाना जाता है। यूरोप के बहुत बड़े पार्ट पर इन्होंने कब्जा भी करा था। फ्रांस के ये एम्पायर रह चुके हैं, मिलिट्री जनरल थे, तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो वी.ए. स्मिथ ने इनको एक तरीके से नेपोलियन से कंपेयर करा है। इनके बारे में बहुत सारी बातें आप ईरान इंस्क्रिप्शन मध्य प्रदेश में जो अवेलेबल हैं वहाँ से मिली। चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो यहाँ इस वक्त से इस वक्त तक रहे। इनके कोर्ट में यानी कि जैसे मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे आपको ऊपर बताया एडवाइज़र्स होते हैं, तो कहा जाता है कि इनके कोर्ट में 9 रत्न थे यानी 9 इम्पॉर्टेंट जेम्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग जो होते हैं, महान लोग थे। इनको विक्रमादित्य टाइटल भी मिला था। कुमार गुप्ता इनके बेटे थे, फिर संकट गुप्ता इनके बेटे थे। इसके बारे में इंफॉर्मेशंस हैं कि इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट करी थी। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए इनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसके अलावा विष्णुगुप्ता फिर उनके बेटे थे, ये एक आखिरी एम्पायर थे, आखिरी, जिसके बाद जो गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्ता एम्पायर, वो कोलैप्स हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो समुद्रगुप्ता जैसे ऊपर बताया, इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के बेटे थे। इलाहाबाद पिलर पे इनके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, जो कि किसने लिखी हैं? हरिसेना ने लिखी है, जो कि इनके कोर्ट पोएट थे। ग्रेट कॉन्करर थे, पैट्रॉन्स ऑफ आर्ट यानी कि आर्ट के लिए, कल्चर के लिए पैसे दिया करते थे। डेयरिंग थे बहुत ज़्यादा, इसी वजह से इनको कभी कभार अलेक्जेंडर से भी कंपेयर करा जाता है। इनकी जो एम्पायर है वो इस जगह से इस जगह, ब्रह्मपुत्र से लेके ईस्ट में ये यमुना रिवर तक, वेस्ट में चंबल रिवर से लेके हिमालय, नॉर्थ में नर्मदा रिवर तक, नॉर्थ में हिमालय तक और नर्मदा रिवर तक, इस तरीके से फैले हुए इनका साम्राज्य था। ये चीज़ आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। इन्होंने कुछ राजाओं को हराया था। कौन कौन से? नागा ऑफ द मथुरा, ग्वालियर, अचित्रा। इसके अलावा डेक्कन कैंपेन जो था इनका, यानी डेक्कन प्लेटू के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, उस तरफ के इन्होंने 3000 माइल्स तक फॉरेस्ट भी कवर करा था। पर इन्होंने साउथ के ऊपर एनेक्सेशन नहीं करा, कब्जा नहीं करा। क्यों नहीं करा?
क्योंकि उन्होंने साउथ के राजाओं को ये चीज़ एक्सेप्ट करवा दी थी कि समुद्रगुप्ता को ही वो सुप्रीम पावर माने, और इसी वजह से समुद्रगुप्ता ने उनको अपने राज्यों पर अपना रूल चलाने का अधिकार दे दिया। यानी समुद्रगुप्ता के अंडर वो किंग जो थे वो अपने राजा बन के रहे, बट सुप्रीम पावर किसे माना उन्होंने? समुद्रगुप्ता को। ये देखिए एक मैप है जिससे आपको पता चल जाएगा समुद्रगुप्ता का इंपॉर्टेंस क्या है। जो गुप्ता एम्पायर थी चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा यहाँ से स्टार्ट करी गई थी। फिर उसके बाद ये जो पूरा एरिया है ये समुद्रगुप्ता ने ऐड करा। इसके बाद जो चंद्रगुप्त सेकंड थे उन्होंने ये पार्ट ऐड करा था। तो देखिए साउथ का जो पार्ट आपको दिखेगा उसको हाईलाइट करके बताते हैं, ये वाला। इस पे इन्होंने पर्टिकुलरली खुद राज्य नहीं करा, पर जो यहाँ के किंग्स थे वो समुद्रगुप्ता को सुप्रीम मानते थे। इलाहाबाद पिलर पे बहुत सी बातें लिखी समुद्रगुप्त के बारे में कि वो किस तरीके से अपना रूल रखते थे, क्या पॉलिसीज थी। तो आर्यव्रत के 9 रूलर्स जो थे उनके भी राज्य को अपने ही किंगडम में मिला लिया था इन्होंने, समुद्रगुप्ता ने। इसके अलावा जो 12 रूलर थे दक्षिण पे था, दक्षिण का मतलब साउथ, यानी साउथ इंडिया के, वो इनके सामने सरेंडर कर गए थे और इन्हीं को अपना सुप्रीम लीडर मानने लगे थे। सुप्रीम राजा जो थे समुद्रगुप्ता ही माने जाने लगे थे। इसके अलावा जो आसपास की नेबरिंग स्टेट्स थी जैसे कि असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, ये सब जो राजा थे इनका जो समूह था जिसको कहा जाता था गना संघा, ये सब के सब लोग इनको ट्रिब्यूट देते थे, यानी इनको पैसे देते थे, ड्यूटीज़ देते थे और इनका ही ऑर्डर मानते थे और इनके कोड को भी अटेंड करते थे। इसके अलावा जो आसपास के जो आउटलाइन जहाँ पर भी इनका साम्राज्य था उसके आउटलाइन के जो एरिया के लोग थे, राजा थे, उन्होंने अपनी डॉटर्स इनके परिवार में शादी के लिए ऑफर करी थी जिससे कि उनका राज्य सिक्योर रहे। इनके कोर्ट में हरिसेना थे, उनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करा था। इसको हॉर्स सेक्रीफाइस आपकी किताबों में दिया रखा होगा, बट हॉर्स सेक्रीफाइस कहते नहीं क्योंकि हॉर्स सेक्रीफाइस का मतलब होता है हॉर्स को मारना, पर अश्वमेध यज्ञ का मतलब हॉर्स को मारना नहीं होता है। एक हॉर्स को छोड़ा जाता था और वो पूरे राज्य में घूमता था, जो भी राजा उसको रोक लिया करता था उससे युद्ध होता था, और कोई नहीं रोकता था तो यानी कि जिसने भी वो घोड़ा छोड़ा है उसको सुप्रीम पावर माना जाएगा। तो ये चीज़ समुद्रगुप्ता ने अश्वमेध यज्ञ भी करा था। ये ना ही सिर्फ ब्रेव थे बल्कि एक बहुत बड़े कॉन्करर थे और ये एक बहुत बड़े रूलर थे, म्यूजिशियन थे, पोएट थे। कई कॉइन्स पे समुद्रगुप्ता को वीणा प्ले करते हुए भी देखा गया है। 8 तरीके के इन्होंने कॉइन्स बनाए थे गोल्ड के। इनके कोर्ट में ग्रेट स्कॉलर्स थे, लिटरेरी पर्सन्स थे। समुद्रगुप्ता ब्राह्मणिज्म, हिंदू थे, ब्राह्मण थे, भगवान विष्णु की ये आराधना करते थे। इसके अलावा बाकी वैदिक सेक्रीफाइस यानी वेदों के में जो सेक्रीफाइस चीज़ें दी हुई थी उनको ये मानते थे। बाकी जो भी रिलीजन्स थे जैसे कि उस वक्त बुद्धिज्म था या जैनिज्म था उनके लिए टॉलरेंट थे। ये नहीं था कि बुद्धिज्म को कन्वर्ट करें या मारे या जैनिज्म को कन्वर्ट करें या मारे, ऐसा कुछ नहीं था, उनको रहने देते थे शांति से। ये कुछ कॉइन्स थे जैसे कि ये घोड़सवार के तौर पर दिखाए गए हैं राजा, इसमें यहाँ पर लॉयन को मारते हुए दिखाए गए हैं, किंग एंड क्वीन टाइप है, या पिकॉक टेल्ड कॉइन्स हैं। ये समुद्रगुप्ता कॉइन्स हैं। चंद्रगुप्ता सेकंड या फिर विक्रमादित्य, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चंद्रगुप्ता सेकंड जो है थे वो समुद्रगुप्ता के बेटे थे। इन्होंने समुद्रगुप्ता के अंदर जो क्वालिटीज़ थी यानी कि मिलिट्री जीनियस जो था वो इनहेरिट करा और इसी वजह से आगे चल के महान राजा बने। इन्होंने टेरिटरीज सकाज ऑफ मालवा यानी मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर इन्होंने कब्जा करा। इसी वजह से इन्हें साकरी यानी कॉन्करर ऑफ सकाज, सकाज भी वहाँ के किंग वो करते थे मालवा के, इनको ये टाइटल मिला। विंसेंट स्मिथ के हिसाब से सौराष्ट्र और मालवा पे कब्जा करना सिर्फ और सिर्फ राज्य को बढ़ाना नहीं था बल्कि वेल्थ यानी पैसे को भी बढ़ाना था। कैसे था? क्योंकि जब मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र पर इन्होंने कब्जा कर लिया तो वहाँ का जो ओशन एरिया था वो रूट्स ओपन हो गए। किस चीज़ के लिए? सी बॉर्न कॉमर्स के लिए, यानी समुद्र के थ्रू ट्रेड करने के लिए ये ओपन हो गए। इसकी वजह से यूरोप और इजिप्ट से डायरेक्ट कनेक्ट हो गए और इसी वजह से जो पूरा एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा वेल्दी होने लगा।
चंद्रगुप्त सेकंड भी मैट्रिमोनियल अलायंस पे विश्वास रखते थे, इसी वजह से उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई। और इन्होंने शादी करी किससे? कुबेर नागा से, जो कि नागा फैमिली की थी। नागा फैमिली, एक नागा क्लैन बहुत पावरफुल था, इसी वजह से गुप्ता रूलर जो थे ये और ज़्यादा अपनी एम्पायर को एक्सपेंड कर पाए। इसके अलावा चंद्रगुप्ता की जो बेटी थी प्रभावती, उनकी शादी हुई वकाटाका रूलर यानी रुद्रसेन से। इसी वजह से इनकी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था डेक्कन एरिया में, सदर्न एरिया में, वो ज़्यादा मजबूत होता गया। इट वॉज ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त सेकेंड दैट द चाइनीज़ पिलग्रिम, जो ऊपर हमने बात करी थी फाइन की, वो इन्हीं के वक्त में आए थे। बट फाइन ने अपने अकाउंट्स में चंद्रगुप्त का सेकेंड का कभी नाम नहीं लिया है। बट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो कि लोगों की लाइफ से रिलेटेड थे या फिर जनरल कंडीशन से रिलेटेड थे किंगडम के, वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन है। इसके अलावा समुद्रगुप्त की तरह इन्होंने भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ के कॉइन्स बनाए थे, बट कुछ डिफरेंसेस थे। क्या डिफरेंसेस थे? वो ये थे कि चंद्रगुप्त के जो कॉइन थे उसमें इन्हें दिखाया गया था कि रिप्रेजेंटेड है स्लेइंग अ लॉइन, कि ये एक लॉइन को स्ले कर रहे हैं, ठीक है। तब की समुद्रगुप्त को स्लेइंग अ टाइगर दिखाया गया था। और मैनी ऑफ हिज कॉइन चंद्रगुप्त सेकंड हैज़ द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, और काफ़ी सारे कॉइन्स में इनका जो टाइटल था विक्रमादित्य भी मिला, लिखा हुआ। जो 9 जेम्स इनके कोर्ट में थे, जो अपने ऊपर टेबल में भी पड़ा था, उसमें कालिदास, वरमहेरा, अमर सिम्हा, ये भी थे। देखिए नाम थोड़े डिफिकल्ट है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से लिखिएगा। ही वॉज सक्सीडेड बाय कुमार गुप्ता। इसके बाद इनके बेटे कुमार गुप्ता ने राज्य करा। कुमार गुप्ता के वक्त में ही हुनस, जो कि एक बारबेरियन ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की, उसने पहली बार इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश इन्हीं के वक्त में करी थी। इसके बाद एट द टाइम ऑफ द नेक्स्ट अटैक, जब तक अगला अटैक होता तब तक इनके जो प्रिंस थे संकदगुप्ता, उनको राज्य मिल चुका था, थ्रोन मिल चुका था। तो संकदगुप्ता ने इनको बहुत बुरी तरीके से हराया था कि उसके बाद हुनस की 50 साल तक हिम्मत भी नहीं हुई थी इंडिया में के अंदर इन्वेजन करने की, घुसने की। गुप्तास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भी बड़ा आप कह सकते हैं इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आज की डेट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। वो अभी नीचे कुछ चीज़ आएंगी, उसमें आप पढ़ेंगे, इन वाले पॉइंट्स को हटा के नीचे आएंगी, उसमें आप समझेंगे। देखिए पहले तो मोनार्की थी। मोनार्की का मतलब था कि राजा होना, राजा का राज होना। तो किंग्स को डिविनिटी यानी किंग्स को एक गॉड ब्लेस्ड पावर माना जाता था कि राजा के ऊपर देवताओं की कृपा है, राजा एक देव के बराबर है, ये चीज़ मानी जाती थी। इसी वजह से यमराज, वरुण देव, इंद्रदेव, कुबेर देव, इनसे इनको कंपेयर करा जाता था। विष्णु जी के साथ कंपेयर करा जाता था, क्योंकि राजा ही प्रोटेक्ट करते थे और प्रिजर्व करते थे अपने लोगों को। इसके अलावा लक्ष्मी जी का भी चित्र कई कॉइन्स पे मिलेगा। और देखिए राजा किंग्स जो होते थे वो ज़्यादातर आपने हमेशा देखा होगा कि सेनापति रखते थे। सेनापति कौन थे? जो आर्मी को हैंडल करते थे। पर कुछ ऐसे भी गुप्ता पीरियड में राजा रहे जो सेनापति भी खुद ही रहे, राजा भी खुद थे और सेनापति भी। उनमें से कौन कौन से? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड एंड संकदगुप्ता। इन्होंने अपनी आर्मीज खुद लेड करी थी। इन्होंने गवर्नर्स बनाए थे। देखिए जैसे आपकी आज की भी डेट में भी एक बहुत बड़ा राज्य जैसे इंडिया है, इंडिया का एक छोटा सा राज्य अगर कोई होगा तो उसका कोई ना कोई गवर्नर होगा, राइट। तो वैसे ही इन्होंने भी अपनी जो देश था उसको, अपने राज्य को डिवाइड कर रखा था। उनके गवर्नर्स थे, मिलिट्री और सिविल ऑफिसर्स थे। राजा ही सारे टाइटल से ऑनर्स देता था। सारा का सारा जो लैंड था वो राजा का था और वो किसी को भी दे सकता था। सारे टैक्सेस, जजमेंट, शेल्टर, ये सब राजा के ही अधीन थे। ब्राह्मण्स को चीफ कस्टोडियन इंटरप्रेटर ऑफ लॉ माना जाता था, यानी कि ब्राह्मण से ही सारी चीज़ें पूछी जाती थी, उनके हिसाब से चीज़ें होती थी और कानून को भी वही देखते थे। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि हर राजा के कोई ना कोई एडवाइज़र्स ज़रूर होते हैं जिन्हें नॉर्मली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। तो उस वक्त में मंत्री परिषद कहा जाता था। आज भी हम हिंदी में मंत्री परिषद ही बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, जिसमें कौन कौन थे इम्पॉर्टेंट लोग थे, कौन कौन थे? जैसे कालिदास जी जैसे, जिनका नाम आपने सुना भी होगा,
प्रिंस जो हुआ करते थे, हाई रैंक के ऑफिशियल्स हुआ करते थे, फ्यूडेटरीज हुआ करते थे। फ्यूडेटरीज देखिए, फ्यूडेटरीज क्या है? फ्यूडेटरीज एक फ्यूडल सिस्टम से आया है। फ्यूडल सिस्टम क्या सिस्टम था कि राजा कुछ लैंड दे दिया करता था लोगों को और कहा करता था कि भाई इस लैंड पे आप रहिए, ये आपका लैंड हो गया, बदले में जो लॉयल्टी हमारे साथ रहनी चाहिए आपकी, यानी कि बदले में जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमारे लिए लड़ोगे। तो ये फ्यूडल सिस्टम था। इसके अलावा कुछ हाई रैंक ऑफिसर्स हुआ करते थे, कुमार मत्याज और संधि विगारिका। तो देखिए, जो कुमार मत्याज थे वो चीफ कैडर थे, क्यों ये हाई फ्यूडेटरीज को अपॉइंट करते थे। कुछ कुमार मत्याज एक अपना पर्सनल ऑफिस, इंडिपेंडेंट ऑफिस भी चलाया करते थे। और जो इनका वर्क था वो था कि किसी तरीके से पीस और वॉर को मेंटेन करना। फर्स्ट अपीयर्ड अंडर समुद्रगुप्ता एंड हरिसेना हेल्ड दिस टाइटल। ये पहली बार समुद्रगुप्ता के टाइम में ही बने थे और हरिसेना के पास यही टाइटल था। इनका मेन वर्क ये था कि फ्यूडेटरीज के साथ ये डील करेंगे। इसके अलावा कई अदर डजन्स ऑफ ऑफिसर्स भी थे जो अलग अलग तरीके के मिलिट्री या फिस्कल मतलब यानी लेन देन, कमाई, उसके बारे में या रूरल मैटर्स के बारे में वर्क करा करते थे। कैवलरी की इंपॉर्टेंस इस टाइम बहुत ज़्यादा बड़ी थी, यानी घुड़सवार सेना की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अदर ऑफिशियल्स भी हुआ करते थे जैसे अमत्यास, कुमार मत्यास, जिनके अलग अलग मिलिट्री फंक्शंस हुआ करते थे और बाद में उनको हायर मिलिट्री ऑफिसर्स की रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता था। कुछ ऐसी भी ऑफिसर्स थे जो कनेक्ट थे लैंड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, कि ज़मीन कौन खरीदा है, कौन बेच रहा है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। आज की डेट में भी ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे तहसील में होती हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन करे जाते थे। रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट था। रेवेन्यू एक तरीके से कमाई, खर्चे के बाद जो पैसा बचता है आपके पास, उसे रेवेन्यू कहते हैं। तो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करा जाए, ये चीज़ होती थी। कुछ लोग काइंड में देते थे, कुछ लोग कैश में। जो पैसे वाले थे वो डायरेक्ट कैश देते, यानी कॉइन्स देते थे। बाकी लोग काइंड में, जैसे कि अगर मैं एक पीजेंट हूँ तो भाई मैं मान लीजिए वीट उगाता हूँ अपनी जगह पर, तो मैंने कुछ बोरे वीट दे दिए राज्य को। तो काइंड और कैश में दोनों में ही दिए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें, टोल्स, कम्योडिटीज़ किस तरीके से हैंडल करी जाएंगी, इनके लिए ऑफिसर्स थे। उनको क्या कहा जाता था? शुल्क का ये कहा जाता था। अब आते हैं हम प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, प्रोविंशियल का मतलब होता है हमेशा स्टेट, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टाउन लेवल या फिर गांव के लेवल पे, विलेज लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? काफ़ी सिस्टमेटिक था, जो कि मेनली इसका जो पर्पस था वो ये था कि रेवेन्यू कैसे कलेक्शन होगा और लॉ ऑर्डर कैसे मेंटेन रहेगा। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो पूरा का पूरा एम्पायर था वो कुछ पार्ट में डिवाइडेड था, जिसे भुक्तीस कहते हैं। जैसे आज के डेट में अगर इंडिया है तो इंडिया स्टेट्स में डिवाइडेड है, तो वैसे ही इनका एम्पायर भुक्तीस में डिवाइडेड था, जिनका इंचार्ज को उपारिका या फिर गवर्नर कहा जाता था। भुक्तीस को भी डिवाइड करा गया था, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करा जाता है एक स्टेट को, वैसे ही भुक्तीस को डिवाइडेड करा गया था विशायज में, जिसके इंचार्ज विशापति थे। ऐसे ही करके फर्दर डिवीजन भी थी। तो देखिए, ये सब चीज़ें आज की डेट में भी होती हैं, जैसे मंत्री परिषद आज की डेट में भी होता है, ये सब चीज़ें आज की डेट में भी होती हैं। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो विलेज का जो हेडमैन था, जैसे हमारे यहाँ आज की डेट में सरपंच होते हैं, वो मैनेज करता था। इसके अलावा एक जो ये विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें लोकल एलिमेंट्स वर्क करते थे। लोकल एलिमेंट्स मतलब जो विलेज के लोकल लोग थे वो पूरे विलेज का सिस्टम को देखते थे और उनको विठीस कहा जाता था। इनके बिना कंसेंट के कोई सा भी लैंड ट्रांजैक्शंस नहीं होती थी, खरीद बेच नहीं होती थी, या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट मैटर हो वो बिना इनकी कंसेंट के नहीं होता था। मौर्यंस जो थे, जो अपना विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था वो डायरेक्ट किंग के थ्रू चलाते थे, और गुप्ता जो थे वो ग्रास रूट लेवल पर चलाया करते थे। इसके अलावा जो टाउन्स थे उन्हें जनपद कहा जाता था, आज भी जनपद कहा जाता है। उनके अलग अलग सील एंड कॉइन होती थी और उनको 5 लोगों की कमेटी हैंडल करा करती थी। कुछ सम टाउन एडमिनिस्ट्रेशन बाय सम काइंड ऑफ परिषद, और कुछ टाउन्स ऐसे भी थे जिनको परिषद, जैसे आज की डेट में हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम वार्ड मेंबर भी कहते हैं, हमारी सिटीज़ में वार्ड मेंबर्स होते हैं, उनको हिंदी में परिषद सी कहा जाता है, राइट। तो इसी तरह ये लोग पहले भी वो करते थे, हैंडल करा करते थे। टाउन का जो ऑफिसर था उसे पुरपाला कहा जाता था।
फ्यूडल नेचर ऑफ पॉलिसी, फ्यूडल आपको ऊपर बता चुके हैं। इसके अलावा इसमें ये था कि शोज रिवोल्यूशन ऑफ स्टेट अथॉरिटी। फ्यूडल नेचर की वजह से जो स्टेट की अथॉरिटी यानी जो डायरेक्ट सेंटर पावर हुआ करती थी वो नहीं थी। इसकी जगह पर क्या था कि भाई विलेज के लोग संभालते थे, वहाँ की जो प्रीस्टली क्लास थी, ब्राह्मण्स थे, वो संभालते थे। इसके अलावा जो वॉरियर क्लास थी वो लोग ये सारी चीज़ें संभालते थे। देखिए गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चर कहा गया है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, कल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, आर्किटेक्चर, ये सारी ही चीज़ हम अभी पढ़ेंगे। क्या था भाई, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लिटरेचर, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो थे पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैन, अयोध्या, नासिक, ये सब इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। जो टीचर्स थे वो बहुत पढ़े लिखे ब्राह्मण्स या फिर उन्हें आचार्य या फिर उपाध्याय भी कहा जाता था, कई बार भत्तास भी कहा जाता था। जो ये एजुकेशन थी वो किसके द्वारा सपोर्ट करी जाती थी? विलेज से जो चंदा होता था उससे सपोर्ट करी जाती थी, जैसे अग्रहाराज भी कहते थे। इसके अलावा जो राजा होता था, किंग, वो भी पैसे देता था, चंदा देता था, जिससे कि एजुकेशन चलती रहनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स थे यानी डिसाइपल्स थे उन्हें शिष्य कहा जाता था, जिन्हें 14 तरीके की साइंस पढ़ाई जाती थी। इसी वजह से इस 14 तरीके की साइंस को उस वक्त में चतुर्दश विद्या भी कहा जाता था। इसमें क्या क्या था? 4 वेदास थे, 6 वेदांगास थे, पुराण थी, मीमांसास थी, न्याय यानी लॉ, धर्मा, ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। बेसिकली ये हिंदू स्क्रिप्चर्स या नॉलेज के ऊपर है। इसके अलावा व्याकरण, जिसे आप ग्रामर कहते हैं, या फिर महाभारत जिसे कहा जाता था सतसाहरी समानता, ये पढ़ाई जाती थी। हिंदुज़्म एजुकेशन के अलावा जैनिज़्म और बुद्धिज़्म एजुकेशन भी उस टाइम एग्जिस्ट करती थी। बुद्धिस्ट में बेसिकली 10 साल तक की लर्निंग के लिए बच्चे जाते थे, वहाँ पर लाइब्रेरीज हुआ करती थी। बाहर की कंट्री यानी चाइना, साउथ ईस्ट चाइना से लोग आया करते थे पढ़ने के लिए। फाइन, जिनकी हमने ऊपर बात करी थी, वो भी पाटलिपुत्र की में एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में आकर पढ़े थे। इसके अलावा हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। कई सारी यूनिवर्सिटी थी, बट जो 2 सबसे पॉपुलर हैं वो तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? नालंदा राजगढ़ी बिहार में है, अब तो सिर्फ रेउन्स ही हैं उसके। ये बहुत ज़्यादा रेनाउंड यूनिवर्सिटी थी। ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो इसके बारे में बताते हैं। कम से कम 8 कॉलेज थे इसके अंडर में, और चारों तरफ से ब्रिक वॉल थी, ग्रेट लाइब्रेरीज थी। लगभग 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, टीचर्स यहाँ पर थे। पूरी दुनिया के अलग अलग कोने से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आया करते थे। जैसे आज की डेट में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होता है, वैसे ही उस वक्त में भी कोई कोर्स हुआ करता था हायर लेवल का, तो उसके लिए एंट्रेंस हुआ करता था। तो जो ब्रिलियंट बच्चे थे तो लगभग 20% ही उस एंट्रेंस को पास करके इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाते थे। ये यूनिवर्सिटी ज्ञान देती रही 12वीं शताब्दी तक, बट बाद में जाके मोहम्मद गौरी के एक जनरल थे, कौन थे? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, उसने आके इस यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। और देखिए हमारे यहाँ कितनी बुरी चीज़ है कि मूवीज़ में, खासकर बॉलीवुड मूवीज़ में, ऐसे ही खिलजी जैसे लोगों को या फिर अकबर को महान बोला जाता है। कितना गलत है, तब कि इन्होंने इंडिया में आके ज़्यादातर इन्वेजन ही करा है। देखिए ये नालंदा यूनिवर्सिटी के र्यून्स हैं, देखिए कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी रही होगी कि आज तक वो खड़ी हुई है। 800-900 साल तो अभी हो गए। देखिए साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस थी, अभी ऊपर भी डिस्कस करा था हमने। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ थी? वराहमिहिर एक ग्रेट एस्ट्रोलर थे। इन्होंने ये प्रूफ करा था उस वक्त में कि चांद जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है और अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है। तो अंग्रेज़ों से हज़ारों साल पहले हम ये बात प्रूव कर चुके हैं, बट आपको कोई नहीं बताता इस बारे में। बताएगा भी कैसे? हम लोगों का ब्रेन वॉश इस तरीके से करा जाता है। ब्रह्मगुप्ता जो कि मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन से बहुत सालों पहले ही, सेंचुरीज पहले ही बता दिया था। पर हमें क्या पढ़ाया जाता है कि भैया न्यूटन ने बताया है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कितनी गलत चीज़ है। मेटलर्जरी क्या चीज़ होती है? मेटल्स की एक जो साइंस है उसको मेटलर्जरी कहते हैं। तो मेटलर्जरी उस वक्त एडवांस्ड स्टेज पर थी। वो हमें कैसे पता चलता है? देखिए कुतुब मीनार के बराबर में एक जगह है महरौली, वहाँ पर एक आयरन पिलर है नई दिल्ली में।
तो वो आयरन पिलर आज तक बिल्कुल सही है और वो कितने हज़ारों साल पहले लाया गया था। तो यानी कोई ना कोई तो साइंस रही होगी कि मेटल का, आयरन का वो पिलर अभी तक ख़राब नहीं हुआ। तो एडवांस्ड स्टेज थी, इससे हमें ये चीज़ पता चलती है। इसके अलावा चरका, सुश्रुता फेमस स्कॉलर्स थे जिनको आयुर्वेदा की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे थे। आर्यभट्ट का नाम आपने हमेशा सुना ही होगा, जो आर्यभट्ट जी एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे। आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत इनकी बहुत फेमस किताबें भी रही हैं। इनके कुछ अचीवमेंट्स थे, क्या थे? इन्होंने बताया था कि भाई अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो तरीका था, रूल था, वो इन्होंने ही बताया था। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो भी इन्होंने ही फाइंड करी थी। सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों लगता है वो भी इन्होंने बताया था। डेसिमल सिस्टम इन्होंने बताया था, पॉइंट वाला, 0.0128 जो भी होता है वो डेसिमल सिस्टम बताया था। जीरो का किस तरीके से इस्तेमाल करा जाए वो सब आर्यभट्ट ने ही दिया था। कल्चर की बात कर लें तो कल्चर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करा था। क्यों करा था? क्योंकि देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी, 200 साल तक एक ही परिवार राज्य कर रहा था, बार बार राजा नहीं बदल रहे थे, तो स्टेबिलिटी थी। इसी वजह से कॉमर्स यानी ट्रेड भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। लोगों के पास टाइम था कि जो चीज़ें चाहते हैं आर्ट में, क्राफ्ट में या फिर बाकी एक्टिविटीज़ में उसको परस्यू कर पाएँ। इसके अलावा टेम्पल्स बहुत ज़्यादा बिल्ड करे गए थे और ये वो टाइम था जहाँ पर जो टेम्पल्स थे स्टोन्स एंड ब्रिक्स के द्वारा बिल्ड करे गए। पहले के टाइम में वुड का प्रयोग ज़्यादा होता था, तो वुड को हटा के अब हम क्या यूज़ करने लगे थे? ब्रिक्स एंड स्टोन्स। एक एग्जाम्पल जिसका हमें देखने के लिए मिलता है, आपकी किताब में चित्र भी है, पिक्चर भी है, वो है ये विष्णु टेम्पल, जो कि 125 किलोमीटर झांसी से है दूरी पर, झांसी से यूपी में। इसको दशावतार टेम्पल भी कहते हैं। ये टेम्पल एक बहुत आर्किटेक्चरल मार्वल कहा जाता है उस वक्त का। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रॉपर तरीके से स्टोन्स एंड ब्रिक्स का बना हुआ है, 1.5 मीटर हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, 4 स्टेयरवेज हैं। जो एक्सटीरियर एरिया है वो रामायण के सीन से डेकोरेटेड है। ये जो टेम्पल है विष्णु जी को डेडिकेटेड है और इसमें विष्णु जी शेषनाग के ऊपर लेटे हुए, सोते हुए देखे गए हैं। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं तो लिटरेचर में, लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा कि भाई संस्कृत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेज था। प्राकृत लैंग्वेज को हटा दिया था संस्कृत ने इस वक्त में आके। संस्कृत एक सुप्रीम लैंग्वेज बन गई थी और यही पोजीशन आने वाले हज़ारों साल तक संस्कृत ने रिटेन रखी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या फिर इंस्क्रिप्शन जो भी हो, सब चीज़ें संस्कृत में लिखी जाने लगी। रिलीजियस हो या फिर सेकुलर चीज़ हो, लिटरेचर हो, वो संस्कृत में ही लिखी जाने लगी। कालिदास, सुद्रका भाषा, हरिसेना, दंडन, सुबंधु, भारवी, ऐसे ग्रेट आपके राइटर्स उस टाइम अवेलेबल थे, जिनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपने नाम सुना है कालिदास जी का। कालिदास जी कौन थे? एक ग्रेट पोएस्ट थे, ग्रेटेस्ट पोएट इंडिया के, प्ले राइट यानी कि ड्रामेटिक चीज़ें लिखने वाले। तो विंसेंट स्मिथ ने गुप्ता पीरियड को एलिजाबेथ पीरियड से भी कंपेयर कर रहा है और ये साथ ही साथ ये बात बोली है कि जिस तरीके से किसी भी कोई भी ऑथर शेक्सपियर के सामने नहीं टिक सकता, वैसे ही अगर आप इंडिया की बात करें तो कालिदास के सामने भी कोई नहीं टिक सकता। कालिदास के कुछ पोएटिक जो वर्क थे, ऋतु संहारा, रघुवंशा, मेघदूता, कुमारा संभावा, ये इनके पोएटिक वर्क थे जो कि बहुत फेमस हैं। ड्रामेटिक वर्क में इनका क्या क्या है? विक्रमवश्यम, मलाकग्निमित्रम, अभिनन शकुंतलम। तो अभिनन शकुंतलम में क्या चीज़ लिखी गई है? एक स्टोरी है, लव स्टोरी है। किस चीज़ की? राजा दुष्यंत की, शकुंतला जी से, जिनके बेटे भरत आगे चल के राजा बने थे। तो बेसिकली कालिदास जी के जो इतनी भी राइटिंग्स थी उसमें लव, नेचर, ब्यूटी, इस चीज़ के बारे में आप इस चीज़ से रिलेटेड आपको वर्क मिलेगा। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा रिलायबल यानी विश्वसनीय इन्फॉर्मेशन उस वक्त की गवर्नमेंट, उस वक्त की सोसाइटी और उस वक्त के रिलीजन्स के बारे में यानी गुप्ता पीरियड के बारे में आपको मिलती है। इसके अलावा पॉलिटिकल हिस्ट्री कि कौन राजा था, कैसा था, उस वक्त की टर्म्स कंडीशंस क्या थी और कौन कौन से राज्य थे, ये सब चीज़ें आपको कालिदास जी के वर्क से मिलती हैं। तो ये था आपका चैप्टर 6 एजेस ऑफ गुप्ता। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू।